अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से। आज मेनोरेजिया के बारे में बात करने लगी हूँ। मेनोरेजिया आम लफ्ज़ों में टर्मिनोलॉजी है, मतलब कि एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आम लफ्ज़ों में जो है इसको एक्सेसिव हैवी ब्लीडिंग के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जहाँ एक्सेसिव ब्लीडिंग हो फीमेल्स में, वहाँ इसको मेनोरेजिया कहा जाता है। और ये एक्सेसिव हैवी ब्लीडिंग जो है किसी एक साइकिल में नहीं बल्कि कई साइकिल्स में अगर लगातार ऐसा चलता आ रहा हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 7 डेज से एक्सेस कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये मेनोरेजिया में काउंट होता है। हमारी जो फीमेल्स हैं 20% में से, यानी 20 में से एक जो फीमेल होती है वो ज़रूर इस प्रॉब्लम का शिकार होती है और इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। यह है कि आप ये देखें कि इसमें ब्लड लॉस जो है वो कितना हो सकता है। ऑलमोस्ट 80 मिलीलीटर ब्लड लॉस होता है, तो ये मेनोरेजिया काउंट होता है। कभी भी हो सकता है किसी को मेनोरेजिया, बट यूजुअली क्या होता है कि ये मेनार्की से स्टार्ट होकर तो तमाम साल भी रह सकता है, यानी कि जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे उसमें ये हैवी ब्लीडिंग यूँ भी रह सकती है कि यानी अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त अगर मेनोरेजिया का शिकार हुआ फीमेल, तो उस वक्त से लेकर आगे तक ये सिलसिला चल सकता है, यहाँ तक कि उसका मेनोपॉज आ जाए, यानी कि पीरियोडिक साइकिल रुक जाए। उसका संन्यास भी जिसे कहा जाता है आम लफ्ज़ों में, कि ये टाइम पीरियड जब आ जाता है तब तक ऐसा साइकिल चल सकता है। ऐसा तब भी होता है जब पीएमएस हो, यानी कि पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जैसा मैंने मेनोपॉज का जिक्र किया। इसके अलावा HRT लेयरिंग ऑफ फीमेल, यानी फीमेल में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही हो अगर, तब भी हो सकता है। तो नॉर्मल साइकिल में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की, उसमें से ईस्ट्रोजन इंड्यूस करती है वो, और फिर मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। काफ़ी ज़्यादा आर्टेरियो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है और जैसे ही वेजल्स डायलेट करती हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कॉजेज़ इसकी बताती चलूँ कि एनी डिसफंक्शनल एटियोलॉजी, यानी डिसफंक्शन हो सकता है, किसी भी किस्म की कोई वजूहात हो सकती है, जिसमें एक तो है डिसफंक्शन होना, किसी चीज़ का अपनी फंक्शनिंग ठीक तरीके से नहीं करना, या फिर ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी, यानी कि फ़ीमेल के पेल्विस में कोई पैथोलॉजी, कोई डिज़ीज़ इस किस्म की है कि जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा तीसरी कॉज जो कभी कभार देखने में आती है वो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स कहेंगे इनको, यानी कि किसी सिस्टम की डिसऑर्डर होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा सोशल या फिर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी कि सोशली कोई इम्पैक्ट हो सकते हैं जो असरअंदाज हुए हों, या साइकोलॉजिकली फ़ीमेल इतनी डिप्रेस हो सकती है कि उसकी वजह से या तो मेनोरेजिया का शिकार हो जाती हैं या फिर एमेनोरिया का शिकार हो जाती हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ द कॉमन कास्ट ऑफ मेनोरेजिया। फिर ये है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है, ये भी एक कॉज है। मेन कॉजेज़ के बारे में अगर बात करूँ तो DUB, यानी डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। इसके अलावा मेडिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कोगुलेशन इफ़ेक्ट्स, यानी कि अगर कोगुलेशन जो है वो ठीक तरीके से, खून के जमाव ठीक तरीके से ना हो रहा हो, ये डेफिशिएंसी आ गई हो, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर पेल्विक पैथोलॉजी, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि वो डिस्टर्ब हो किसी फीमेल की, तब भी ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं। चंद एक जनरल कॉजेज़ भी होती हैं कि जैसे थायराइड किसी का डिसफंक्शन है, अगर वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है या फिर हाइपर थायराइडिज्म का शिकार है फीमेल, तो तब भी ऐसा हो सकता है। ल्यूकेमिया का शिकार हो तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ जीनियल TB हो तब भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, कोई प्रॉब्लम इस किस्म का, तो भी हो सकता है। या फिर पेशेंट ने बहुत ज़्यादा एंटीकोगुलेंट जो है वो मेडिकेशन की हो, तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक और कॉज हो सकती है जो है लीवर डिज़ीज़। क्रॉनिक किस्म की किसी को लीवर डिज़ीज़ रही हो तो वो पेशेंट भी इस चीज़ का शिकार हो सकती हैं। पेल्विक पैथोलॉजी का जैसे मैंने जिक्र किया तो उसमें फाइब्राइड्स आ जाते हैं, जैसे कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम में पॉलिप्स बन सकते हैं, फाइब्राइड हो सकते हैं।
एंडोमेट्राइटिस हो सकता है यानी इन्फ्लेमेशन हो सकती है यूट्रस की। इसके अलावा IUCD यानी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ करने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है यानी एंडोमेट्रियम जो है वो अपने साइज से बढ़ जाए, बल्कि हो जाए, तब भी ऐसा होता है। एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह भी हो सकती है ये। हार्मोनल डिसफंक्शन, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि उसकी वजह से तो होता ही है। फिर एन ओवुलेटरी जो साइकिल है, ठीक है, उसमें भी ऐसा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि ईस्ट्रोजन जो है बिल्कुल विड्रॉल कर जाता है, तब ऐसा होता है। लार्ज सब म्यूकस फाइब्राइड बन जाए यानी सब म्यूकस जो लेयर है म्यूकस की एंडोमेट्रियम में, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा सारा फाइब्राइड बन जाए, या फिर पेंडुकुलेटेड जो फाइब्राइड होते हैं, पेंडोलम साइड्स के लटके हुए से जो फाइब्राइड होते हैं, उस तरह का अगर बन जाए तो तब भी ऐसा हो सकता है। ये अनसस्पेक्टेड प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग भी हो सकती है। सिम्टम्स के बारे में भी बताती चलूँ कि सिम्टम क्या हो सकते हैं इसके। तो क्या होता है कि एक तो ये कि जल्द से पीरियड्स हो जाते हैं और बहुत देर तक भी रह सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ब्लड लॉस इतना ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि लेसिट्यूड आएगा पेशेंट के मिजाज में, यानी कि थकावट होगी, सुस्ती होगी, उसका पेल फेस जो आपको फ़ौरन ही देखने में नज़र आएगा, ये चीज़ होगी, क्योंकि एज भी कम हो जाएगा। और फिर सनकन आइज़ होंगी यानी कि अंदर को धंसी हुई महसूस होंगी, जो वीकनेस की वजह से नज़र आएंगी। पेशेंट के सर पे दबाव होगा, पेन फील होगा, ये भी वीकनेस की वजह से है कि एचपी लेवल जब कम होता है तो ऐसा होता है। फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो पेनफुल होंगी, लोअर बैक में भी पेन होगी। इसके अलावा पेल्विक एरिया में प्रेशर फील करेगा और लो फीलिंग्स होंगी, यानी कि ऐसा ही जैसे कि बेलाडोना में होती हैं, जैसा कि सीपिया में होती हैं, इस टाइप की फीलिंग्स पेल्विक की होंगी। और ठंडक का एहसास होगा पेशेंट को, वो कोल्डनेस फील करेगा बहुत ज़्यादा, ख़ुसूसन उसके पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे, बिकॉज उधर ब्लड सर्कुलेशन होगी नहीं एचपी लेवल कम होने की वजह से। इसके अलावा इसकी जो आई साइट है यानी नज़र का जो विजन है वो भी वीक होगा। तो ये चीज़ जो है सिम्टम्स हैं जो ख़ास प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं जो देखने में आती हैं। इसके अलावा पल्स भी काफ़ी वीक होती है ऐसे पेशेंट्स की। इन्वेस्टिगेशंस के लिए इस प्रॉब्लम की यानी मेनोरेजिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए CBC भी किया जाता है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है। इसके अलावा HB लेवल की एस्टिमेशन है, सीरम फेरिन लेवल को चेक किया जाता है। इसके अलावा पेल्विक जो है अल्ट्रासाउंड से भी पता चलता है। फिर एंडोमेट्रियम असेसमेंट इसकी अगर की जाए उससे भी पता चल सकता है, इसकी बायोप्सी से भी पता चलता है। इस तरह बहुत सारी जो हैं वो तरीके हैं जिनसे पता चलता है। थायराइड के टेस्ट से भी आइडिया हो जाता है। सर्वाइकल स्मीयर होता है यानी सर्विक्स में से कुछ एरिया लेके उसको चेक किया जाता है, उससे भी ऐसा होता है। और अब मैं बताती चलूँ कि इसमें बहुत सारा हमारा होम्योपैथी का रोल है जो इसको नॉर्मल भी करता है, और ये कि इस तरह की जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने में भी कारआमद होती हैं। इस तरह की बेशुमार मेडिसिन है हमारी, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं करती चलूँ कि जैसे कलकेरिया कार्ब है, चाइना, बेलाडोना, एरिग्रोन है, फेरमेट, थैलेस्पी है, इपिकॉक, मिलीफोलियम बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, फॉस्फोरस है, सिकेल कोर है, कलकेरिया कार्ब है, फिर आयोडियम है, साइक्लामिन है, सिमिसीफ्यूगा है। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस सिलसिले में काम आती हैं और पेशेंट जो है वो रिलीव करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।